हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त हैं, स्वस्थ और पढ़ाई भी जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार सभी लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है कल के एग्जाम के लिए, जो आप लोगों को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे एक वीडियो में टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा पेपर लेकर आए हुए हैं और बिल्कुल ऑफिशियल, मतलब जिस प्रकार का आप लोगों वहां एग्जाम होगा उसी प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 सब्जेक्टिव है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। सभी का दोस्तों जो आप लोग को नहीं आता है वो आप लोग याद हो जाएगा यहाँ से, और जो आता है वो रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट करके सभी को बोलना है कि आप लोगों को लगभग कितने नंबर के आसपास का यहाँ पर जवाब आता है। देखिए सब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, कुछ मॉडल पेपर से लिया गया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल 80 में 80 लूट लो, मौका है अभी, वरना बाद में तो सिर्फ धोखा ही है। एग्जाम है, अभी पढ़ लो, बाकी सब भूल जाओ और अभी सिर्फ पढ़ाई करो। देखिए क्या है, वायरल क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे हम लोग उसका जवाब देते हैं। सभी का ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर देखेंगे और सब्जेक्टिव का भी दोस्तों हम लोग आंसर देखेंगे यहाँ पर क्या किसका आंसर है, ताकि आप लोग रिवीजन बेस्ड तरीके से हो जाए। और कमेंट में ईमानदारी से बोलिएगा कि आप लोगों को कितना कितना का जवाब आता है। और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी अब तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब एग्जाम भी सामने आ चुका है और बहुत ज्यादा हेल्प भी आप लोग हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। बता दूं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, बस रिवीजन के लिए वीडियो में फटफट आंसर आप लोग बताऊंगा। आप लोग कीजिएगा कि हाँ कितना आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया हूं। सबसे पहला सवाल, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता है, रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो सभी को पता है 13 अप्रैल 1919, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियुसेप्पे मेत्सिनी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था 1807, ये भी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अगला सवाल है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन दोस्तों 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा, तो जोरदार विरोध हुआ था उनका। पांचवा सवाल है, रिंडर पेस्ट क्या था? तो दोस्तों मछली रोग था क्या? बिल्कुल नहीं, ये पशु रोग था, पुष्प नहीं दोस्तों, पशु रोग। ठीक है, गलती से पुष्प मत मार दीजिएगा, पशु पुष्प एक जैसा दिखता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? दोस्तों सभी को पता है, और 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। फ्रेडरिक सरियो कौन था? तो दोस्तों ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। ठीक है, जिन्हें कल्पनादर्श यूटोपिया का यहाँ पर उदाहरण दिया था। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट दोस्तों आप लोगों को सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बस फटाफट आप लोग बोलिएगा कितना आता है कितना नहीं, गिनते जाइएगा आप लोग, और जो नहीं आता उसको याद कर लीजिएगा। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? दोस्तों इसका मैक्सिमम किताब में आंसर मैंने देखा कि एशिया और यूरोप का दिया है, तो इसको आप लोग टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कैरोल कुर्पस्की कौन था? कैरोल कुर्पस्की, कैरोल इटली राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी, पॉलिश राष्ट्रवादी? इसका सही उत्तर जो पॉलिश राष्ट्रवादी थे कैरोल कुर्पस्की। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन सा? तो ये हो जाएगा सेल्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो NH7 हो जाएगा। अगर 44 रहेगा तो 44 भी मार सकते हैं, दोनों का नाम एक ही है। इनमें से कौन सी रबी फसल? आप लोग को बताया था मैंने कि रविवार को चना पूड़ी सब्जी खाना है, तो यह चना पूड़ी, मतलब पूड़ी किससे बनेगा? गेहूं से, गेहूं होता है, और किससे? चना, काबली चना होता है, तो ही चावल चना याद रखिएगा, रविवार को रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या हो जाएगा, और जौ भी याद रखिए, जो भी रबी फसल है, एक ट्रिक कल बताया था मैंने। ठीक है, और भी बहुत सारा है लेकिन इतना याद रखिएगा। नवीकरण योग्य संसाधन क्या हो जाएगा? तो नवीकरण योग्य जो आप लोग का लगातार यूज करो बट खत्म ना हो, यानी कि सौर ऊर्जा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है हम लोग का, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों लौह अयस्क हम लोग का पता है क्या हो जाएगा, नवीकरण, प्रवाह, जैव की अनवीकरण। तो ये दोस्तों अनवीकरण संसाधन है, क्योंकि जल्द ही समाप्त होने वाले हैं ये सब। लिमिट मतलब क्या बोलते हैं, लिमिटेड है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम संरक्षण ये दोस्तों लागू किया गया था 1972 में, यानी कि 1972 ईस्वी में। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बताए थे आप लोग कल कि चावल और गेहूं जो है प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, तो यहाँ पर गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सभी को पता है, जी हाँ, इसमें आप लोग रह रहे हैं अभी और जहां से आंसर दे रहे हैं, यानी झारखंड, DBC झारखंड में ही है। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में मिस्टेक हो चुका था, यहाँ पर मैक्सिमम सभी राज्यों से प्रभावित होता है, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या कि झारखंड राज्य गठन कब हुआ? सभी को पता है 2000 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1970-1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? दोस्तों ये 4 बार संशोधन किया गया था, याद रख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? दोस्तों ये पाकिस्तान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी लोकतांत्रिक देश है, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा।
अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और अगला सवाल हम लोग का है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी को की गई थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत बार पहले भी आप लोग हम बता चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1995 में हुई थी। और अगला सवाल है, अल्पसंख्यक फ्रेंचभाषी लोग तुलनात्मक रूप से किन से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो दोस्तों ये 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, डच से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? दोस्तों पोखरण राजस्थान में पड़ता है, जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था। आप लोग पता है राजस्थान में मरुभूमि मतलब मरुस्थल है, तो वहां पर परमाणु परीक्षण पोखरण में ही हुआ था एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1885 में, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे काशीराम जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग का, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ? तो दोस्तों ये कितने जिलों में लागू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों स्टार्टिंग में 200 जिलों में लागू हुआ था। ठीक है, गलती से लिखा गया, 200 जिलों में स्टार्टिंग में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये 3 क्षेत्रक संगठित और असंगठित 2 क्षेत्रक में बटा हुआ है रोजगार के आधार पर आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो संगठित और असंगठित क्षेत्रक होता है, आप लोगों को पता होगा। अगला सवाल देख सकते हैं, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति सबसे नई साल क्या है? 1991, तो 1991 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये था दोस्तों उस वक्त कितना, 50 से 60%। अगला सवाल है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका पहुंचाई है, किनको पहुंचाई है भाई साहब? तो ये पहुंचाई दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के श्रमिकों को, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रक से संबंधित? तृतीय क्षेत्रक से क्या है? बैंकिंग सेवाएं, जो सेवा होता है वो तृतीय क्षेत्रक से होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जेनेवा में स्थित है। अगला सवाल है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों नियोक्ता इसका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि बैंक और सहकारी समिति दोनों औपचारिक स्रोत है, तो नियोक्ता इसका सही उत्तर हो जाए। औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, अनौपचारिक है। भारत में एक बैंक कुल जमा राशि कितना प्रतिशत नगद के रूप में आपने पा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यह था दोस्तों 2005 में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, बस आप लोग घेरा करने में एग्जाम में देर लगेगा। और मैं इसको लेकर आप लोग पहले ही कहा हूं कि एक ओएमआर शीट मैंने आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कराकर आप उसको कम से कम 2 से 3 सेट आराम से सेट मार लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव का बारी है, चलिए सब्जेक्टिव शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसका जवाब आप लोगों को आता है या नहीं। कितने सवालों का जवाब आता है आप लोग कमेंट में जरूर बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि नंबर आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे अभी आप लोग ये बताइए कि कितने सवालों का जवाब आता है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग का जो 40 एग्जाम हुआ, 40 में से कितना सवाल का जवाब आता है, और जो अभी सब्जेक्टिव होने वाला है इसमें आप लोग को 19 में से आपको कितने का जवाब आता है, ठीक है। और हाँ, आप लोग मैं बता दूं, एग्जाम में अपना आंसर बड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा। सोशल साइंस है, भले अगर 50 वर्ड का कहता है तो उसको अगर 60 वर्ड भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 50 भी लिखते हो तो चलेगा, बट यहाँ पर फिर आपका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। इसलिए ट्राई करोगे कि जब जो जितना जगह दिया उसको भरने की कोशिश करना, और अगर नहीं भरता है तो कम से कम 50 वर्ड का है तो 60-70 वर्ड का लिखना आराम से, 60 का तो आराम से लिखना, समझ रहे हो। क्योंकि आप लोग कॉपी हम दिखा दिए थे किस प्रकार से कॉपी भरा हुआ रहता है, उस प्रकार से तो भरने से नंबर नहीं करता है। हाँ, कम लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। अगला सवाल है, पहला सवाल है हम लोग का सब्जेक्टिव पेपर का, जो आप लोग को लिखना है हाथ से। अब तक तो ओएमआर शीट में घेरा करना था, अब आप लोग को लिखना है क्या, देखिए। जॉबर कौन होते थे? तो जॉबर दोस्तों कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। मतलब क्या होता था, आप लोग गांव में भी कोई ना कोई शहरों में काम करते होंगे, तो ये पुराने जमाने का है, मतलब जब ब्रिटिश शासन था उस वक्त का बात है ये, ठीक है। कोई ना कोई विश्वस्त कर्मचारी होता था जो शहर में काम करता था और अपने गाँव से लोगों को लाकर वो शहर में काम में लगा देता था, ठीक है। आयात शुल्क क्या से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान मंगाते हैं, तो उस पर जो हम लोग का आयात शुल्क, बॉर्डर में जो टैक्स लगेगा वही है आयात शुल्क। अगला सवाल हम लोग का है, रिंडर पेस्ट से क्या तात्पर्य है? तो रिंडर पेस्ट दोस्तों पशुओं में प्लेग की तरफ फैलने वाली बीमारी को रिंडर पेस्ट कहा जाता है, सभी को पता है। भारत में उपजाई जाने वाली 4 रोपण फसलों के नाम लिखिए। तो चाय, कॉफी, गन्ना तथा केला दोस्तों जो है वो रोपण फसल हो जाएगा, याद रख लीजिए। भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। झूम खेती कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों झूम खेती किया जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर, ये सही उसका उत्तर हो जाएगा। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है उसमें से मैक्सिमम सवाल है, और कुछ इस बार के मॉडल पेपर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से भी काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, जो मैं आप लोगों का सारा कंप्लीट कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव का भी और कुछ कुछ वीडियो में ला दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। समझ रहे हो क्या? देखिए अगला सवाल, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों आरबीआई करता है, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल ही मैंने आप लोगों को बताया। अब लघु उत्तरीय में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पर 7 टोटल सवाल है, जिसमें से सिर्फ आप लोग को 5 का जवाब देना होता है। 5 दूनी 10 नंबर यहाँ पर आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। 10 नंबर में तो आपको बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कटने वाला कुछ है ही नहीं। एक लाइन आंसर लिखो, सीधा सीधा आंसर उत्तर घर ले जाओ 2 नंबर। अब दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय देखेंगे। पहला सवाल है, हाथ में बुने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताओं को लेकर। हाथ से जो वस्त्र बुने जाते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आ सकता है आप लोग का लघु उत्तरीय में। क्या है 2 विशेषताएं? क्या है कि हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं, ये जो मशीन से संभव नहीं होता है। समझ रहे हो, हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं, जो जल्द नहीं फटते हैं। समझ गए? क्या होता है कि हम हाथ से बनाते तो उसको बारीक डिजाइन दे सकते हैं, पर ये मशीनों से ये जो डिजाइन ये संभव नहीं होता उतना। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं, जो जल्दी नहीं फटते हैं। अगला सवाल है, ब्रेटन वुड्स की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भाई साहब इसका आंसर कहाँ गया? ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के, जगह का नाम याद रखिए क्या है, न्यू हैम्पशायर है। ठीक है, न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। कहाँ पर? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की जगह ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ था, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा, क्या उद्देश्य था प्रमुख? की आर्थिक अस्थिरता, मतलब पैसों के मामले में जो अस्थिरता है, कमी हो रही थी उस, तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना। ठीक है, आर्थिक अस्थिरता के बारे में, जो वहाँ पर कमी हो रही थी, जो वहाँ पर दिक्कत हो रही थी, उसको ठीक करना और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इस समझौते में 2 संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही किया गया था। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए क्या बोले। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। इसीलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ये था दोस्तों आप लोग का आंसर। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो कंपनी है वो अपने युद्ध का सामान बनाने में लग गया, तो भारत को देसी बाजार मिल गया रातों रात। तो फिर वो अपना जो भी भारतीयों के लिए सामान पैदा करने लगे। फिर कुछ दिन बाद तो वो लोग फिर जो युद्ध के लिए भी सामग्री भारतीय कंपनी तैयार करने लगे थे। 11 नंबर सवाल है, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। मतलब जहाँ ज़्यादा हवा आता है वहाँ पर पवन चक्की आप देखेंगे बड़े बड़े होते हैं, वाइंड मिल जो हवा देने पर घूमता है, वहाँ लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक मिनट, इसमें ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? चलो ये कोई नहीं है, ठीक है, ये गलती से हो गया। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? तो क्या कारण है दोस्तों, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आ सकता है एग्जाम में। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अगर भरोसेमंद ना हो, मान लीजिए आपसे कोई आदमी उधारी लेता है और आपको उधारी देता नहीं है, तो दोबारा आप उसको उधारी दोगे? बिल्कुल नहीं। कोई किसी का भरोसा ही नहीं है, मान लो आप कोई ले रहा है लोन, पर आपको नहीं लगता कि वो लौटा पाएगा, उसकी ऐसी स्थिति ही नहीं कि वो लौटा पाएगी, तो क्यों देगा भाई साहब बैंक लोन? नहीं देगा ना। तो यही कारण है कि उसके भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो शर्त है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके ऋण वापस करने की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती। जैसे मैंने अभी कहा, आप लोगों को वापस करने की क्षमता ही नहीं होता है, तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण नहीं देने से कतराते हैं। मतलब क्या, अब गिरवी रखने कोई सामान भी नहीं है, मान लीजिए ऋण उन लेकर कहीं भाग गया तो फिर कहाँ किसको पकड़ेगा? तो ये चीज़ें यहाँ पर, इसलिए बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण नहीं देता है। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विकास में ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? तो श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को बहुत मदद करता है, महत्वपूर्ण मदद करता है। कैसे? श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार उत्पन्न होंगे तथा साथ ही
इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा। मतलब समझ रहे हो, अगर मान लीजिए बाहर से कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, श्रम कानूनों में लचीलापन मतलब क्या, जो भी कानून है किसी काम को लेकर, कोई फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर, उसमें ढील देना, तो अब ढील देगा। जैसे एफडीआई आया है ना अभी, ठीक है, जिससे बाहरी कंपनियों का अब आसानी हुआ है हम लोग के देश में इन्वेस्ट करने को लेकर, तो बाहरी कंपनी आएगी यहाँ लगाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग रोजगार देगा। तो यही चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो श्रम कानून में लचीलापन के बाद अनेक कंपनियों को लाभ होता है, ठीक है। कंपनी अब रूल, जो मेन रेगुलेशन रूल है उसको आसान बना दिया कि तुम यहाँ फैक्ट्री लगाओ, आराम से यहाँ पर लोगों को रोजगार दो, काम करो। तो और रूल्स बहुत अगर कड़ी कर दी जाए तो कोई बाहरी कंपनी क्यों आकर हम लोग यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो रूल्स को अगर इजी कर दिया जाए, वही चीज़ बोला है, श्रम कानूनों में जो कानून है उसको लचीलापन ढीला कर दिया जाएगा। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल है, उसका जवाब क्या क्या होगा। पहला सवाल है, बताइए पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के विश्व उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में पहले आप लोग बता चुका हूँ और एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। यह काम पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया। किसने शुरू किया था? पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया था। समझ गए? अमेरिकी भूभागों पर उपनिवेशीकरण मतलब क्या? अमेरिकी भूभाग पर जाकर अपना आधिपत्य जमाना, वहां पर जाकर व्यापार करना। और ये दोस्तों किसने शुरू किया था? पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों ने शुरू किया था। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे चेचक के टीकों, चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। ये कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचते थे। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। क्या किया? वो लोग चेचक के कीटाणु ले गए। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था ना कि चीन ने छोड़ दिया इधर उधर, चीन तो अपना मस्त है, बाकी दुनिया पस्त हो गया। तो उसी प्रकार ये लोग किया था। क्या किया था? जैविक हथियार मतलब कोई कीटाणु, विषाणु, वायरस के सहारे से जब लड़ा जाता है, जैसे चीन ने क्या जैविक हथियार का प्रयोग किया, पूरे देश को, पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर तो उन्होंने चेचक के कीटाणु का प्रयोग किया था और अमेरिका लेकर चल गए थे। अब अमेरिका के लोगों को तो ये सब पता ही नहीं था चेचक का टीका क्या होता है। जैसे उन लोगों को लगा तो उन लोग एकदम गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। तो अब वो लोग युद्ध क्या लड़ेंगे, ऊपर से अपने बचाव में लग गए। वही चीज़ हुआ था वहाँ पर। देखिए अमेरिका के लोग सदियों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे, उन्हें चेचक था ऐसे अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अतः ये चेचक का आसानी से शिकार हो गए हैं। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे के पूरे स्थानीय अमेरिका समुदायों का सफाया कर दिया। दूसरी ओर स्पेनिश सैनिकों के पास चेचक के बचाव के पूरे साधन थे, उन्हें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, अतः आसानी से आगे बढ़ते गए और उन्होंने महाद्वीप के विशाल भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। और ये लोग तो खुद अपना चेचक का टीका लगा कर आया हो या फिर जो भी हो, उन लोगों का रोग प्रतिरोधक उस प्रकार का शरीर बन गया था, ये लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अमेरिका के लोग इससे ग्रसित हो रहे थे। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में जो पहले का है बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने उपनिवेशीकरण की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जो बीमारियों का वैश्विक प्रसार है, जिस प्रकार अमेरिका को बीमारियों ने घेर दिया, तो उससे उपनिवेशकारों मतलब बाहर से जो अगर हमारे देश में बैठेंगे उसको उपनिवेशकार बोलेंगे, उन लोगों को विजय हो गया। उन लोग आराम से वहाँ पर राज किए थे। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन में ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिस कारण भारत को उद्योग को, ये दोस्तों शायद आप लोगों का और एक बार मैं पूछा था यहाँ पर ना, प्रथम विश्व युद्ध, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ ये सवाल तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है। चलिए ये 4 नंबर का था, तो यहाँ पर आंसर थोड़ा छोटा है, ठीक है, 3 नंबर का था। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर बड़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर नहीं पढ़ता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। 17 नंबर, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से देख लीजिए क्या है। गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति क्या क्या है? तापमान कितना होना चाहिए? पहला नंबर, इसकी अच्छी उपज के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है, मतलब 25 से 35 डिग्री तापमान होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा कृषि करना अनिवार्य होता है। जहाँ पर कम वर्षा होती है, जहाँ वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पर सिंचाई करके यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, मृदा कैसी होनी चाहिए? इसकी कृषि के लिए, गन्ना की कृषि के लिए गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। तो सिर्फ राज्यों का ही नाम बोला था, देश का नाम आप लोग लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, नहीं लिखो। चलो अगला सवाल देखिए क्या है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए। मतलब क्या विस्तार मतलब क्या? लोकतंत्र को एक विस्तार करना, मतलब जो उसका शासन व्यवस्था है, सत्ता की साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए।
और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। मतलब क्या, सत्ता बंट जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय मतलब पंचायत सरकार। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार। प्रशासनिक इकाइयां, जैसे मैंने भी कहा आप लोगों को। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए अब देखिए, सत्ता की साझेदारी के विस्तृत के लिए यहाँ पर क्या क्या भेदभाव होता है, लिंग का भेदभाव होता है, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा का भेदभाव होता है, ठीक है। के लिए भारत में अनेक प्रयास किए, पंचायती राज की स्थापना की गई। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, जो कि अब बढ़ा करके दोस्तों 50% कर दिया गया है। आप समझ रहे हो, तो 50% भी आप लिख सकते हो, बढ़ाया गया 50% करके। तो मेन बात क्या है यहाँ पर, सत्ता शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है कि यहाँ पर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह का सभी का मन में उस प्रकार का बात रहता है। और और यहाँ पर देखिए, हाँ, बनाने के लिए भाषा आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। क्या क्या किया है, पंचायती राज व्यवस्था किया है, जिसमें सभी महिलाओं को लगभग 50% तक आरक्षण दिया है। तो यही है इसका आंसर। आगे देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, क्यों जरूरी है, अच्छे से इसको समझ लीजिए क्या होगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है, क्योंकि ये हर एक बैंक को जमा पूंजी की एक न्यूनतम नकद अपने पास रखनी पड़ती है। मतलब क्या, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इसका। क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास कुछ ना कुछ नकद रखता है, ठीक है। और वही भारतीय रिजर्व बैंक क्या देखता है कि जो भी बैंक है अपने पास नकद रख रहा है या नहीं, कि पूरे पूंजी को ही ऋण में दे रहा है, ठीक है। तो वही देखता है कि अपने पास कितना नकद रख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है, क्या नजर रखता है कि वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं या नहीं। मतलब देश कोई भी बैंक आपके अपने पास नकद रखा है या फिर नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने के वाली इकाइयों और व्यापारियों को तो ही ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहा है। मतलब बैंक ये भी देखता है, रिजर्व बैंक, कि हाँ, ये जो छोटे मोटे बैंक है इधर उधर, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग छोटे मोटे कर्जदारों, छोटे मोटे जो ऋण लेने वाले, उनको भी तो ऋण दे रहा है, कि बड़े बड़े खाली यहाँ पर उद्योगों को ऋण दे रहे हैं। प्रत्येक बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि कितना ऋण दे रहे हैं और उस पर ब्याज कितना है। अतः हम कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के कामों पर नजर रखता है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ है इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का टोटल 19 सवाल समाप्त होता है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके आप जरूर बोलोगे कि इसमें से आप लोगों को कितना जवाब आया, कितना क्वेश्चन आता था आउट ऑफ 19 में कितना आता था आप लोग को, 19 में कितना का जवाब आता था, जो 19 सवाल था उसमें से, और जो 40 ऑब्जेक्टिव सवाल था उसमें से कितना जवाब था। सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे, मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करूंगा। और सभी को शेयर कर दो, क्योंकि इससे भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।